गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एनसीईआरटी कक्षा 7वीं हमारा पर्यावरण अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो सबसे पहले मैं जानूंगा प्राकृतिक वनस्पति किसे कहेंगे। तो धरातल पर वे सभी वनस्पतियां जो स्वतः उगते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, वे सभी प्रकार के वनस्पतियों को प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। अब हम आगे की ओर देखते हैं। सलीमा एक लड़की है जो अपने ग्रीष्म शिविर से उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश मनाली देखने गई थी। तो उसने देखा हिमाचल प्रदेश के गिरिपाद में स्थित साल, सागवान एवं घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उससे पता चला कि शंक्वाकार वृक्ष थे। वे शंक्वाकार वृक्ष थे। लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रेडोडोड्रॉन के फूल थे। हम इस फूल के बारे में भी देखेंगे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। यही फूल है, आप देख सकते हैं, रोडोडेंड्रॉन का फूल है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि रोडोडेंड्रॉन फूल कहाँ पाया जाता है, तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। अर्थात जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यदि देखा जाए तो एक ऊंचाई भी है। तो ऊंचाई में परिवर्तन होगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वन। अब हम वन के बारे में, घास स्थल के बारे में और तीसरा कांटेदार झाड़ियों के बारे में भी देखेंगे। तो वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। अब वन में दिखाया गया है कि अत्यधिक वर्षा के कारण, जिस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होते हैं वहाँ वन जैसे वृक्षों का विकास होगा। दूसरा है संघन, ये घास का स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वन विकसित होंगे, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घास स्थल विकसित होंगे और न्यूनतम एवं शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियों का विकास होगा। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियों केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं जिसे आप
देख सकते हैं ये भारत के थार के रेगिस्तान एवं पृष्ठीय छाया प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमाचल के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। हिमाचल के क्षेत्रों में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। तो बच्चों यहाँ बतलाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाएगी जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु है। मुख्य कारण क्या है? जलवायु है। जहाँ जिस प्रकार की जलवायु होगी वहाँ उसी के अनुकूल प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होगा। अब देखेंगे वन, सदाबहार, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इस वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन भूमध्य रेखा, कहाँ? भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है। गर्म होगा तो स्वाभाविक है कि जलवाष्प अधिक होंगे और जलवाष्प अधिक होंगे तो वर्षा भी अधिक होंगे। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता इसलिए यहाँ के पेड़ के पत्तियों पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी बड़े, यहाँ होगा काफ़ी बड़े वृक्ष एवं मोटे वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य के प्रकाश इस वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ मतलब कठोर काष्ठ वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और मोहागिनी पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से आबनूस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो वो होगा सदाबहार वन या वर्षा वन आप कह सकते हैं। चित्र आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल घने वाले होते हैं। क्या है? बिल्कुल घने हैं और ग्रीन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा गया है। पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा गया है। जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जितने CO2 का उत्सर्जन होता है उसे ये वन खींचने का काम करते हैं और ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, इसलिए इसे फेफड़ा भी कहा गया है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़ा सांप है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है और यह जो है मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को भी मार के खा जाता है। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को एक दूसरा नाम है मानसूनी वन, जो भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। क्यों झाड़ते हैं? जल को संरक्षित रखने के लिए। पूछा जाएगा स्टेटमेंट के रूप में कि मानसूनी वन अपने पत्तियाँ क्यों झाड़ते हैं, तो जल को संरक्षित करने के लिए झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ साल है, सागवान है, नीम है तथा शीशम है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि साल किस प्रकार के वन की लकड़ी है।
आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और मानसूनी वन में पाए जाने वाले वृक्षों से फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाए जाते हैं। तो मानसूनी वन की लकड़ियों का आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी है, आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी है। इस प्रदेश में या इस प्रकार के वन में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि गोल्डन लंगूर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये होगा मानसूनी वन। यहाँ आप इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यही है गोल्डन लंगूर और ये है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। शीतोष्ण सदाबहार वन शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में स्थित है। मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बाज ये लकड़ी का प्रकार है। बाज हो गया, चीड़ हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। तो आप शीतोष्ण सदाबहार वन देख सकते हैं। इसकी आकृति किस प्रकार है? ये थोड़ा घने हैं, सदाबहार वन से थोड़ा कम घने हैं और बिल्कुल लंबे लंबे हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ते हैं। पूछा जाएगा कि शीतोष्ण पर्णपाती वन किस मौसम में पत्तियां झाड़ते हैं, तो वो होगा शुष्क मौसम में। इसमें पाए जाने वाले मुख्य रूप से वन जो हैं बाज, एस और बीच। इसमें मुख्य रूप से हिरन, लोमड़ी और भेड़िया पाए जाते हैं और पक्षी में फिजिट तथा मोनाल जैसे पक्षियाँ पाए जाते हैं, जिसे हम देखेंगे चित्र के माध्यम से। ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है जो दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं कि सदाबहार वन देखे कि बहुत घने थे। शीतोष्ण पर्णपाती वन उसके तुलना में काफ़ी विरल है और ये दूरी पर है और इसमें सन का जो लाइट है ज़मीन तक पूर्णतः पहुंच पा रही है। यही है फिजिट, ये फिजिट है और ये मोनाल है। भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, ये बहुत ही उपयोगी और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे। भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसको हम चित्र में देखेंगे। आप देख सकते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति के बाग। पूछा जा सकता है कि अंगूर या
खट्टे रसदार फल कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ उगाए जाते हैं, तो वो होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में। आप ये अंगूर के बागान को देख सकते हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसलिए ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई में पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर संतरा, देखिए मैं बता चुका हूँ कि संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर एवं नींबू वंश के सिट्रस अर्थात खट्टे फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिए और यहाँ वन्य जीवन नहीं के बराबर पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि खट्टे प्रकार के फल कहाँ उगाए जाते हैं या रस भरी फलों की उत्पादन किस प्रदेश में की जाती है, तो वो होगा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में। कितना से कितना डिग्री? 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 50 से 70 डिग्री में। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शंकुधारी वनों का कितने से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70। इसे टैगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हें आप देख सकते हैं किस प्रकार के वन हैं चित्र में। यहाँ हिमच्छादित शंकुधारी वन है। इसमें पत्तों पर हिम गिरे हुए हैं, हिमानी का बर्फ गिरा हुआ है और इसका शेप जो है शंकु आकार है। इस प्रकार से है, नुकीले हैं। वृक्षों को सालिमा जो लड़की घूमने के लिए गए थी ग्रीष्म ऋतु में, वो हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा। इस प्रकार के वन जो है हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा। आपसे पूछा जा सकता है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे, तो हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। ये लंबे तथा नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किस प्रकार के वृक्ष या किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्षों का उपयोग किया जाएगा, तो वो होगा शंकुधारी वन, जो सामान्यतः अखबार कागज बनाने का काम में आता है। इसे नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग बक्से में, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे अंगूर हो गया, सेब हो गया, संतरे हो गया और बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसके पैकिंग के लिए हल्के लकड़ी का उपयोग और मुलायम लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से चीड़ और देवदार मुख्य पेड़ हैं। यह सामान्यतः यहाँ पर रजत, लोमड़ी, मिक्के, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। टैगा, देखिए रूसी भाषा में टैगा का क्या अर्थ होता है? रूसी भाषा में टैगा का क्या अर्थ होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अनछुआ। क्या होता है? अनछुआ। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ अनछुआ होता है, जिसको छुआ नहीं है, जो मानव के हस्तक्षेप से बिल्कुल दूर है। अब हम देखेंगे घास स्थल। तो घास स्थल को मुख्यतः दो प्रकार के घास स्थलों वाले क्षेत्रों में विभाजित करके इसे अध्ययन किया गया है। एक है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा है
दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो हम पहला देखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र फैले हुए हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, यही है उष्णकटिबंधीय घास का स्थल। यहाँ पर वर्षा क्या है, कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, जिसके कारण घास का उत्पन्न होता है। यहाँ वनस्पति देखिए, यहाँ बताया गया है कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लंबी, कम से कम 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाती है। ये 3 से 4 मीटर ऊंचाई वाले घास कहाँ पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ है विश्व में, अफ्रीका में इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय घास जो है अफ्रीका में सावना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये सब? उष्णकटिबंधीय घास के स्थल में। अब हम देखेंगे शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्यम अक्षांश वाले क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतर वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी होती है। आपने देखा उष्णकटिबंधीय घास में लंबी होती है, कितना? 3 से 4 मीटर लंबी होती है, जबकि शीतोष्ण में छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। इसमें कटीली झाड़ियाँ, रेगिस्तान जैसे प्रदेश पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं? जब हम मानसून पढ़ाएंगे उस समय इसको विस्तार से बताएंगे। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियाँ की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें, आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? एनसीईआरटी ने एक प्रश्न पूछा है बच्चों से कि क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान को बता सकते हैं? बिल्कुल, थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान में कुछ जानवरों का नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। तो अत्यधिक ठंडा वाले प्रदेश को भी मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल किया जाता है। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। केवल यहाँ काई और लाइकेन छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। किस प्रकार के वनस्पति? काई और लाइकेन को टुंड्रा प्रकार के वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटे फर एवं मोटी चमड़ी वाले होते हैं। जैसे आपने देखा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखा कि मोटे छाल वाले वृक्ष होते हैं, ताकि उसके अंदर जो जल है वो वाष्पित होकर के बाहर न निकल सके। और ठंडे प्रदेश में मोटे चमड़े वाले जानवर होते हैं, ताकि उसके अंदर ठंडा ना प्रवेश कर सके, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं।
यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, आप यहाँ देख सकते हैं, सील, वालरस, कस्तूरी, बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी मुख्य है। इसे आप देख सकते हैं, यही है वालरस। ये ध्रुवीय भालू आप लोग देख सकते हैं कि ये वाइट होता है, और ये है सील। जिराफ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, अक्सर मिलान करने वाले क्वेश्चन यहाँ से दिए जाते हैं कि पूर्वी अफ्रीका में कौन सी है सावना घास के स्थल है? ब्राज़ील में कंपोस है, वेनेजुला में लानोस है, अर्जेंटीना में पेम्पास है। ये तीन जो है क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ये तीन जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, और ये 5 जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। तो पूर्वी अफ्रीका में घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सावना। ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुला में लानोस। उसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का अलग अलग नाम है। तो अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेरी और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ये मिलान करने वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से सही सुमेलित कौन है या मिलान करें। तो यहीं में से मैं कुछ घास के मैदानों का नाम दिए जाएंगे, और ये एक पोर्शन में दिए जाएंगे और आपसे मिलान करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर अधिक निर्भर रहता है? तो हम लोग देख चुके हैं क्या क्या है? तापमान और नमी। तापमान और नमी जो है अधिक निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो वो होगा वन, घास, कटीले झाड़ियाँ। वो क्या होगा? वन होगा, हम जो पहले देख चुके हैं वन, उसके बाद घास स्थल, और तीसरा कटीली झाड़ियाँ। ग में दिया गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों का नाम बताएं, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें होगा रोजवुड और मोहागिनी। विश्व में किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? विश्व में कहाँ कहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाएंगे। नींबू वंश या खट्टे फलदार वृक्ष किस जलवायु में उगाए जाते हैं? यहाँ पूछा जा रहा है कि नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो वो होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में। शंकुधारी वन के 4 उपयोग बताएं, जो कि हम
पहले ही बता चुके हैं कि शंकुधारी वन में मुलायम लकड़ी पाए जाते हैं और मुलायम लकड़ी से क्या क्या बनाए जाते हैं आप लोग को याद होगा। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। काई एवं लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है? देखिए यहाँ प्रश्न के रूप में पूछ दिया गया कि काई और लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है, तो ये होगा टुंड्रा। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती है? कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में मिलेगी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एक सामान्य जानवर कौन सी है? तो ये होगा बंदर। बंदर जो कि हम देख चुके हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष या प्रजाति है, कौन सी है? तो चीड़। चीड़ देवदार हम लोग देख चुके हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पूछ ही दिया, स्टेपी घास स्थल कहाँ है? तो ये है मध्य एशिया में। कहाँ है? मध्य एशिया में। इसको हम फिर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ से लिया गया है। मध्य एशिया में क्या है? स्टेपी है यहाँ से। उसी प्रकार से डॉन के बारे में भी पूछा जा सकता है, पेम्पास के बारे में भी पूछा जा सकता है, पेरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब मिलान करने वाले प्रश्न हैं। वालरस। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। वालरस क्या है? एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार एक नरम काष्ठ का पेड़ है। नरम काष्ठ का पेड़ है। जैतून एक नींबू वंश का सिट्रस फल है। जैतून एक नींबू वंश का सिट्रस फल है। हाथी। हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। कंपोज। कंपोज ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। उष्णकटिबंधीय। अब डॉन जो है अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास का मैदान है। या अंटार्कटिका क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में है और ये दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में है, इसलिए इसको अंटार्कटिका भी कह सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अवश्य ही लाभ देगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद।